नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड तृतीय वर्ष के जो समावेशी शिक्षा का निर्माण विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने समावेशी शिक्षा की जो उद्देश्य है या महत्व उसके बारे में अध्ययन किया। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की क्षमताओं के आधार पर किस प्रकार से पाठ्यक्रम का समावेशन किया जाना चाहिए, इसके बारे में बातचीत की। अब पाठ्यक्रम होने के साथ साथ किस प्रकार शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इस प्रकार की बातचीत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमने दो प्रकार की चर्चाएं की थी कि दो प्रकार की बातें निर्धारित करती हैं कि आपका जो वातावरण किस प्रकार का होगा, यानी कि दो सोपानों के आधार पर हम अपने वातावरण का विकास करते हैं। सबसे पहले तो विद्यालय की संस्कृति का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि सभी बच्चे मिलकर के कार्य करें और सभी बच्चे आपस में मिलकर के एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें। उसके लिए शिक्षकों को भी तैयार होना पड़ेगा, विद्यालय के प्रबंधकों को तैयार होना पड़ेगा, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, वो भी उन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखने की जरूरत है, उनको जो अक्षम बालक हैं। तो इस प्रकार से एक सांस्कृतिक रूप से वातावरण तैयार किया जाता है समावेशन का, जिससे कि सभी बच्चे उसके अंदर समावेशन हो सके, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्कृति से आए हैं, चाहे किसी प्रकार के उसकी सामाजिक स्तर है, चाहे वो किसी प्रकार की क्षमता रखते हैं, तो उन सभी का समावेशन उस संस्कृति के अंदर हो सके, जिसको हम विद्यालय की समावेशी संस्कृति कहते हैं। यानी कि विद्यालय की संस्कृति का निर्माण इस प्रकार समावेशी रूप से किया जाए कि सभी बालक जो विभिन्न प्रकार की योग्यता रखते हैं वो आकर के एक साथ एक समूह में बैठ करके, एक कक्षा में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने आप को आत्मविश्वास रूप से प्रफुल्लित मानते हुए वो क्या है, अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। ये सारी चीज़ें हैं जो समावेशी संस्कृति के आधार पर होती है। उसके बाद आता है दूसरा जो सोपान हमने पढ़ा था कि शिक्षण शास्त्र के रूप में हम समावेशन किस प्रकार से करें, कि जो शिक्षण करवाना है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र शिक्षण करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके बारे में ज्ञान एक अध्यापक को देता है, नई नई विधियों को उपलब्ध करवाता है। जैसे परंपरागत रूप से शिक्षण शास्त्र का विकास नहीं था, तो जैसे टीचर चाहता था वैसे उसको ज्ञान उनको दे देता था, चाहे वो एक अपनी बात को रख दिया, बता दिया, मूल से बता दिया, बच्चों ने उसको याद कर लिया। लेकिन आज के जो आधुनिक रूप में जो शास्त्र का ज्ञान होने लगा है, शिक्षण करवाने का जो तरीका बताया जा रहा है, क्या उद्देश्य है उसके, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जब शिक्षण शास्त्र के रूप में एक शिक्षक ग्रहण करता है, उसको पता चलता है कि इस विषय का क्या इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार से नई नई विधियों का उपयोग करते हुए हमें शिक्षण कार्य करवाना है। तो इस प्रकार से शिक्षण शास्त्र के रूप में हमें इस प्रकार का अधिगम वातावरण तैयार करना है, जिससे कि बालक अपने जो उसका विषय है उसके अंदर रुचि लेकर के पढ़ सके। सभी बालक, अब वंचित बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, वो उस रुचि लेकर के योग्यता के अनुसार क्या है अपना शिक्षण कार्य एक साथ बैठ करके उसी विद्यालय के अंदर अध्ययन कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं उसे शिक्षण शास्त्र के रूप में आती हैं। तो शिक्षण शास्त्र के रूप में हमने जो अध्ययन किया था, 3 बिंदु हमने अध्ययन कर लिए थे। जैसे कि एक कला के रूप में, क्योंकि शिक्षण करवाना एक कला है, जो इस कला में प्रभावी होगा वो उस शिक्षक की प्रभावता अधिक होगी, उसको बच्चे भी पसंद करेंगे। और उसी प्रकार से वो कौन सी विधियाँ अपनाता है, क्योंकि एक ही विषय के अंदर एक ही प्रकार को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और जिस प्रकार के अच्छे तरीके अपनाएगा शिक्षक, वो शिक्षक प्रभावी होगा। तो एक वो कला के रूप में भी आता है। फिर हमने ध्यान किया था विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान के रूप में भी यही आता है कि इसके अंदर जो भी बातें निष्कर्ष के रूप में निकल के आती हैं, जो भी निष्कर्ष आते हैं, उत्साह उसके अंदर बातें आती हैं, वो आगे से आगे उसके शिक्षा शास्त्र के विकास में काम आती हैं। जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, ये सारे काम उसके अंदर आते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था कि एक आधुनिक विषय है, तो जब मनोविज्ञान इसके अंदर आया है, शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान आया है, तो शिक्षण शास्त्र को बढ़ावा मिला है कि हमें बच्चे की मनोविज्ञान स्थिति को जानना चाहिए, उसकी योग्यता को जानना चाहिए, उसके अनुसार कई विधियों का विकास हुआ, जैसे खेल विधि है,
प्रोजेक्ट मेथड है, उसके साथ उन शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग होना शुरू हुआ, जिसके कारण कि बच्चा आसानी से सीख सके। दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, प्रोजेक्टर है, टेप रिकॉर्डर है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी इसके वैज्ञानिकता के आधार पर, आधुनिक विषय के आधार पर आती है। तो हम नेक्स्ट के अंदर अपने जो करेंगे, उसके अंदर जो अपने करेंगे उसके अंदर अपने हैं कि इसमें जो बातें निरंतर विकास हो रहा है, देखो जो बातें नई नई निकल के आ रही है तो निरंतर विकास के रूप में आ रही है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था उसके बारे में। समावेशी पाठ्यक्रम की या शिक्षण शास्त्र की विशेषताएं। शिक्षण शास्त्र की विशेषता। तो सबसे पहले तो हमने किया था कि शिक्षण शास्त्र कला के रूप में, शिक्षण शास्त्र कला के रूप में एक कलात्मक पक्ष, दूसरा है शिक्षण शास्त्र विज्ञान के रूप में, क्योंकि ये जो भी अनुसंधान होते हैं, मूल्यांकन होता है, उसका आगे वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसका विकास किया जाता है। विज्ञान के रूप में नई नई विधियों का उपयोग किया जाता है, नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उनका इस शिक्षा शास्त्र में उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है आधुनिक विषय के रूप में। आधुनिक विषय के रूप में, तो ये 3 पॉइंट अपने कल अध्ययन कर लिए थे। तो आगे जो अपने अध्ययन करने के हैं, जो 4 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा शास्त्र में निरंतर विकास होता रहता है, जैसे जैसे नई नई बातें आती हैं, नए नए विकास होता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इस प्रकार से ये निरंतर विकास के रूप में भी काम करता है। तो अपने बात कर रहे थे समय शिक्षा शास्त्र निरंतर विकास की प्रक्रिया है। तो अपने देखें शिक्षण शास्त्र निरंतर विकास की प्रक्रिया। शिक्षण शास्त्र के रूप में नई नई विधियों का, नई नई तकनीकों का उपयोग होता रहता है, नए नए अनुसंधान आते हैं, नए नए निष्कर्ष आते हैं, तो एक निरंतर विकास होता रहता है। विकास की ओर संकेत करती है, जैसे जैसे इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य होते रहते हैं और निष्कर्षों के माध्यम से इसके विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा शिक्षण अधिगम वातावरण निर्मित होता है। जैसे जैसे विकास होगा, नई नई विधियाँ आएंगी, नए नए प्रयोग होंगे, नई नई सुविधाएं आएंगी क्लास के अंदर, नई नई सुविधाओं से जो बालक, अक्षम बालक या वंचित बालकों को सुविधाएं होंगी, तो वो अपने आप शिक्षण अधिगम वातावरण उसके अंदर निर्मित होगा कक्षा के अंदर। क्योंकि यदि हमें भौतिक साधन उपलब्ध नहीं होंगे उसके आवश्यक रूप से, और कोई नई विधियाँ यदि उसका आविष्कार होगा, तो इस प्रकार से अधिगम वातावरण नहीं बढ़ पाएगा। सब बच्चे आपसे एक साथ मिलकर शिक्षण कार्य नहीं कर, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे या शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ही सारे भौतिक संसाधन जब हम एक कक्षा में उपलब्ध करवा देंगे, नई नई तकनीकों का प्रयोग हम एक ही कक्षा में कर सकेंगे, तो अपने आप वो अधिगम शिक्षण जो वातावरण है वो उसके अंदर जो शिक्षण अधिगम वातावरण है वो वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये सारी निरंतर विकास की प्रक्रिया है। इसका विकास जैसे जैसे वो तकनीकें, विधियाँ आगे बढ़ती हैं, तो उस प्रकार का जो अधिगम वातावरण है वो उसको भी बढ़ावा मिलता है। आगे है समय शिक्षा शास्त्र विविध प्रकार की तकनीकों और व्यूह रचनाओं का प्रयोग करता है। तो तकनीकियों और व्यूह रचनाओं का प्रयोग करना, तकनीकी व व्यूह रचनाओं का, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में सभी जो तकनीकें हैं, नई नई विधियाँ हैं, नए नए जो प्रयोग होते हैं मनोविज्ञान के अंदर, उनको भी लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से तकनीकों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट यदि अपने देखें तो समय शिक्षा स्तर उन प्रमुख समस्याओं का समाधान करने में संभव हुआ है या संभव होता है जो कि अक्षम बालक या अक्षम अपवंचित बालकों के लिए समस्या पैदा होती थी। तो शिक्षा शास्त्र में देखा गया कि कौन सी बालक जो अक्षम बालकों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो जल्दी सीख नहीं पाते, उनके लिए भौतिक साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, वो विद्यालय में नहीं जा पाते। तो विद्यालय में जाने में उसको जैसे मालूम कोई विकलांग है तो उसको यदि उसकी सुविधा ही नहीं मिलेगी कक्षा विद्यालय तक जाने की या कक्षा तक आने तक कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो वो उस विद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा। इसी प्रकार से यदि उसको वहाँ से व्हीकल का या फिर छात्रावास का सुविधा दे दी जाए, उसके बाद कक्षा में आने के लिए व्हील चेयर का या बैसाखी की सुविधा दे दी जाए, उसी प्रकार से यदि उस व्हील चेयर पे आ रहा है तो कक्षा में आने तक रैंप की व्यवस्था कर दी जाए तो आसानी से विद्यालय के अंदर आ सकेगा, कक्षा में आकर के अध्ययन कर सकेगा। इसी प्रकार से यदि कोई दृष्टि दोष है या श्रवण दोष है तो उसके लिए उस प्रकार की संसाधनों की जैसे श्रवण की मशीन है, सुनने वाली मशीन है, दृश्य सामग्री के रूप में यदि अपने कम दिखाई देता तो किताबों का ब्रेल लिपि का प्रयोग करना, ये सारी सुविधाएं यदि उनके अंदर दे दी जाए तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक अधिगम वातावरण उसके अंदर जो शिक्षण अधिगम वातावरण हम कहते हैं उसका निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर नई नई तकनीकों रचनाओं के आधार पर ही कार्य करती हैं, जिससे कि उचित परिस्थितियाँ एक विद्यालय में उत्पन्न हो जाती हैं। जो सारी सुविधाएं नई नई तकनीकों का प्रयोग होगी, सारी भौतिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होगी तो एक ही विद्यालय के अंदर सारा अधिगम वातावरण उसके अंदर निर्माण हो जाता है, सारी आवश्यकता की पूर्ति उसी विद्यालय में हो सकती है। जब हम सभी विद्यालयों सभी चीज़ों की जो प्राप्ति है उस विद्यालय में हो जाएगी तो वो अपने आप शिक्षण अधिगम का जो समावेशी वातावरण है वो अपने आप निर्माण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके लिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर शिक्षा शास्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है या शिक्षा शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रमुख समस्या का समाधान संभव हुआ है जिसमें अक्षम व अपवंचित बालकों की शिक्षा से वंचित करती थी, यानी कि वो समस्याएं जिससे बालक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता था, अक्षम बालक अपवंचित बालक, उनकी समस्याओं का समाधान। तो लिख सकते हैं अक्षम व अपवंचित छात्रों की समस्याओं का समाधान। अक्षम व अपवंचित छात्रों की समस्याओं का समाधान। तो उनके क्या है समाधान होगा, जैसे कि अक्षम बालक वंचित रहते थे, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस प्रकार के कारणों का समाधान इसके अंदर करने का प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक किस प्रकार से बालकों को विद्यालय से जोड़ा जाए जिससे कि वो अपने साथी समूह के साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके लिए प्रत्येक छात्र का विद्यालय में स्वागत करना, ये सारी चीज़ें अपने एक संस्कृति वातावरण के अंदर पढ़ी थी। संस्कृति के रूप में सभी बच्चों का स्वागत किया जाए, उसके अंदर भेदभाव न किया जाए, उसको हीन भावना की दृष्टि से न देखा जाए यदि कोई अक्षम बालक है, अपवंचित बालक है। शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के समीप आते हैं, इसके माध्यम से आत्मीय संबंध बनता है ना। शिक्षक व छात्र के बीच आत्मीय संबंध लिख सकते हैं, अपने शॉर्ट में लिखना चाहें तो शिक्षक व छात्र के बीच आत्मीय संबंध। देखो शिक्षा शास्त्र के रूप में जब एक शिक्षक बालक की व्यक्तिगत भावनाओं को समझने का विचार करेगा या प्रयास करेगा, उसे भावनात्मक रूप से जुड़ेगा, उनकी योग्यता है उनको जानने का प्रयास करेगा, उसकी कोई समस्या है व्यक्तिगत समस्या उसको जानने का प्रयास करेगा, उसको बालक के समीप जाकर के उसकी जो आंतरिक आत्मा है उसको खोजना पड़ेगा कि इसके अंदर वास्तव में समस्या क्या है। पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है या शारीरिक समस्या है। तो उनको जब उसके अंदर जो उसको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करेगा शिक्षक, तो उसमें एक आत्मीयता की भावना आएगी कि इसके अंदर समस्या क्या है, वो उसके आत्मीय रूप से जुड़ जाएगा। और जब शिक्षक उससे जुड़ेगा तो उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, तो बालक भी उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा।
क्योंकि जब उसकी समस्या का ध्यान शिक्षक रख रहा है, उसको जानने का प्रयास कर रहा है, उससे पूछताछ कर रहा है, उसको एक आंतरिक रूप से जो उसके अंदर विवेकात्मक रूप से संतुलन है उसको जानने का प्रयास कर रहा है, तो भावात्मक रूप से क्या है उसके अंदर जुड़ जाएगा। भावात्मक और विचारों का जब सम्मान करने का प्रयास करेगा शिक्षक, तो आपस में आत्मीय संबंध निर्माण होंगे, तो एक दूसरे को समीप आएंगे। समीप आने से क्या है, जिसके अंदर जो भी बातें हैं, क्योंकि वो फिर बालक उसको अपने एक निर्देशक के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में समझने का प्रयास करेगा कि मेरे इससे हितैषी कोई नहीं हो सकता। तो जो भी कार्य शिक्षक बताएगा उसको वो अपने मन से करने का प्रयास करेगा, जैसे कि वो एक जो भी जितनी भी सारी शक्ति है उस कार्य को करने में लगा देगा, जितना वो एफर्ट कर सकता है शिक्षक बालक को करेगा, जिससे कि उसको ज्ञान की भी वृद्धि होगी, सीखने में जो लालसा है वो भी उसके अंदर वृद्धि होगी, जिससे शिक्षण शास्त्र के रूप में नई नई विधियों का भावात्मक रूप से जुड़ना, समीपता लाना, ये सारी चीज़ें ही उसके अंदर आएंगी। यदि हम उसकी अपेक्षा करेंगे, शिक्षक कोई विकलांग बालक उसकी अपेक्षा करेंगे, वो कोने में बैठा है, क्लास में बैठा है, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो नहीं सीख पाएगा, वो अपने आप को एक अलगाव की स्थिति में ले जाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। तो इसके शिक्षण शास्त्र के रूप में बालक शिक्षक का छात्रों के भावात्मक रूप से सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। तो शिक्षक शास्त्र एक दूसरे के समीप आते हैं, उनके मध्य आत्मसंबंध में विश्वास उत्पन्न होता है, जिससे विद्यालय अवस्था विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उपयोगी होती है, जिससे कि शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर की है। तो शिक्षण शास्त्र पूर्णतः अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित है, क्योंकि जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, समस्या आती है, उसका रिसर्च होता है, फिर उसका निष्कर्ष निकलता है कि हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो वो एक वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक ढंग से जो चीज़ें हमारे पहले समस्या आ रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित है, जिससे कि श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय के अंदर एक सर्वोत्तम जो शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाए, इसके लिए समय समय पर रिसर्च होते रहते हैं, नए नए विचार आते हैं, नई नई विधियाँ आती हैं, नए नए अनुसंधान होते हैं। तो इसके बारे में निर्माण करने का, यानी कि श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने आवश्यक है, इसके बारे में विचार किया जाता है। तो इसे में लिख सकते हैं पूर्णतः अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित, या अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित। अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित, अनुसंधानों के निष्कर्षों पर आधारित। तो कहने का अर्थ ये है कि समय समय पर जो समस्या आती है वंचित बालकों के संबंध में या फिर अक्षम बालकों के संबंध में, उनका समय समय पर जो भी समस्या आती है उसका एक रिसर्च किया जाता है, उसके समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद जो निष्कर्ष आते हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर एक शिक्षण अधिगम वातावरण विद्यालय का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। उन निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास किया जाता है कि जो समस्या है उसका हल कैसे होगा। तो शिक्षण अधिगम वातावरण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास इन्हीं अनुसंधानों के आधार पर किया जाता है, जिससे हम इसको कह देते हैं कि ये वैज्ञानिक, इस शिक्षा शास्त्र के वैज्ञानिक रूप में भी है, जहाँ एक विज्ञान के रूप में भी है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन के लिए सबसे जो उच्च स्थिति होती है उसका भी निर्माण करता है। तो आगे देखिए अपने तो इसमें है समावेशी शिक्षा शास्त्र के माध्यम से सर्वोत्तम समायोजन की स्थिति उत्पन्न की जाती है, जिसके माध्यम से जिस भी प्रकार की छात्र रुचि रखते हैं, योग्यता रखते हैं, आवश्यकता होती है, उसी के स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाता है, या शिक्षण अधिगम वातावरण दिया जाता है उन बालकों को, जिससे कि कुसमायोजन की स्थिति को क्या है समाप्त हो जाएगी। कुसमायोजन में आए बच्चे समझित होकर के एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण इसके अंदर किया जाता है। तो 9 नंबर यही है
सर्वोत्तम समायोजन की स्थिति, सर्वोत्तम समायोजन की स्थिति। तो इसमें क्या है, जो बालक हैं, देखो बालक विद्यालय के अंदर कई प्रकार के बालक होंगे, क्योंकि समावेशी विद्यालय है तो सभी प्रकार के बालक होंगे। वो अपवंचित बालक भी, सामाजिक रूप से पिछड़े बालक हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या फिर अपने शारीरिक रूप से अपंग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अपंग हो सकते हैं, दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, तो वाणी दोष है, इस प्रकार के सभी प्रकार के बालक होंगे। तो इन बालकों का समायोजन करने के लिए जो सारी विधियां अपनाई जाएंगी इस शिक्षण अधिगम वातावरण के अंदर, जो शिक्षण शास्त्र के रूप में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करेंगे, उसके उद्देश्यों से अवगत करवाएंगे, शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे, और उसके लिए जो भी भौतिक साधन उपलब्ध होने चाहिए वो उस विद्यालय के लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो वो एक समायोजन की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो विद्यालय में पूरी हो रही है, उसकी विद्यालय में पूरी हो रही है, तो बालक अपने आप उसको सीखने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि जब तक उसके लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो वहाँ उपलब्ध नहीं होगी तो बालक विद्यालय में आकर करेगा भी क्या। इस प्रकार से यदि उस कक्षा के अंदर सभी बालकों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, सारे भौतिक साधन उपलब्ध हैं, नई नई विधियों का प्रयोग हो रहा है, बाल शिक्षक व्यक्तिगत रूप से सभी को अध्ययन करवाने का प्रयास कर रहा है, उसकी रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास कर रहा है, तो वास्तव में उस बाल कक्षा के अंदर समायोजन की स्थिति उत्पन्न होगी, सारे बालक एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, क्योंकि सारा जो वातावरण है वो उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अनुकूल हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अनुकूल हो जाएगा। जब वातावरण अनुकूल हो जाएगा तो वो अपने आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके लिए अपने आप वो शिक्षा ग्रहण करने में तत्पर होंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट बिंदु है समावेशी शिक्षा शास्त्र के रूप में विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्रों के लिए निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था होती है। तो निर्देशन और परामर्श, निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था, निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था का मतलब यही है कि समय समय पर जो भी समस्याएं बालकों को आती हैं, अक्षम बालकों को, अपवंचित वाले बालकों को समस्या आती है, तो समय समय पर शिक्षक द्वारा निर्देशन दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है। जैसे कि कोई भी भ्रम की स्थिति या कोई समझन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और एक उचित मार्गदर्शन देकर के बच्चे की योग्यता को पहचानते हुए उसको गाइड किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हो। यदि जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो समय समय पर विद्यालय के द्वारा, शिक्षक द्वारा या फिर किसी प्रकार की संस्थाओं के द्वारा भी परामर्श दिया जाता है, जिससे कि वो बालक सीखने में तत्पर होता है। जो भी उसके अंदर भ्रम होता है या कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जाता है। तो निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था इस शिक्षा शास्त्र के रूप में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर 10 से बिंदु हैं, जिसके अंदर अपने मेन रूप से देखें तो कला के रूप में भी है, विज्ञान है, आधुनिक विषय के रूप में बड़ा है, नई नई विधियों का प्रयोग करना, है ना, जो भी समस्या आती हैं बालकों को उनका निराकरण करना, निष्कर्षों के आधार पर जो भी नई नई विधियाँ अपनाने के लिए उत्साहित करना, नई नई विधियाँ जो आती हैं उनका प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें एक शिक्षा शास्त्र के रूप में भी आती हैं। तो आज हमने जो अध्ययन किया है, जो 2 बिंदु थे, सबसे पहले तो विद्यालय की संस्कृति में समावेशी संस्कृति का निर्माण किया जाए, फिर शिक्षा शास्त्र का भी समावेशन किया जाए, जिससे कि नई नई विधियाँ, नई नई प्रयोग उसके बालकों की आवश्यकता के अनुरूप आए। तो इन दोनों टॉपिकों को हम पूरा कर चुके हैं। एक शिक्षण अधिगम वातावरण